हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक कहानी सुनना। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपने दादाजी के साथ रहता तो शहर में, लेकिन जब दादाजी गांव गए तो लड़का भी गांव चला गया और वहीं हमेशा दादाजी के साथ खेलता बढ़ता बैठता। एक दिन बात बात में ही बच्चा पूछ दिया कि दादाजी, जिंदगी में सक्सेस कैसे होते हैं, कैसे हम सफल होंगे, बताइए। दादाजी बोले, ठीक है, चलते हैं मार्केट, आते हैं तब बताएंगे। और वो गए और वहां से 2 पौधे नर्सरी से खरीद लिए। दोनों पौधों को ले आए और एक को लगा दिए घर के अंदर और एक को लगा दिए घर के बाहर बगीचे में, और एक घर के अंदर खिड़की के सामने लगा दिए। गमला वाला पौधा था। और पूछे, बताओ कि कौन पौधा अच्छा विकसित करेगा, अच्छा से बढ़ेगा। बच्चा बोला कि दादाजी क्या बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अंदर वाला बढ़ेगा। दादाजी बोले, कैसे? तो कहा, देखिए, जो अंदर है ना तो इसको कोई जानवर खा सकता है, ना इसको कोई आंधी तूफान गिरा सकता है, बिल्कुल सेफ है, एकदम बिल्कुल सुरक्षित है, इसको तो कुछ नहीं है। बाहर वाला है, उसको सब चीज से खतरा है, वो ऐसे थोड़ी बढ़ेगा। दादाजी बोले, ठीक है, तुम बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो, चलो इसकी बाद में हम लोग बात करेंगे। 4-5 साल बाद फिर वापस, मतलब वो लोग गांव से फिर कहां चले गए, शहर से 4-5 वर्ष बाद फिर वापस आते हैं और पूछते हैं, बेटे दोनों पौधों को थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन बढ़ा है कौन। तो बाहर वाले पौधे काफी विकसित हो चुके थे, बड़ा बड़ा शाखाएं उसमें आ चुकी थी, और अंदर वाला पौधा ना एकदम बिल्कुल ही छोटा रह गया, क्योंकि खिड़की के पास था, धूप पानी उसको भी लग रहा था, लेकिन वो उतना विकसित नहीं हुआ था। अब पूछा कि बताओ बेटे, कौन विकसित हुआ ज्यादा? तो बाहर वाला। कैसे? उसने पूछा दादाजी से, कैसे हुआ? कहा, देखो, ये हमारी जिंदगी का कनेक्शन है। जितनी जिंदगी में तुम्हें समस्याएं मिलेगी, बाधाएं मिलेगी, अगर उन बाधाओं को सहोगे तो जिंदगी में सफल हो जाओगे, और बाधा को नहीं सहोगे तो सफल नहीं होगे। यानी बाधा सहने की क्षमता होनी चाहिए, बाधा सह लिए तो सफल हो जाओगे। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th, मिस पॉइंट हो गया, वहां लिखा गया है 11th, 12th संपूर्ण चैप्टर जो हमारा है विद्रोह और राज, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग पहले पाठ परिचय देख लेते हैं कि हमें पाठ में पढ़ना क्या है। पाठ में पढ़ना है कि 1857 में जो क्रांति हुई, इसके पीछे क्या क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम हुए, इनमें किन किन लोगों ने सहयोग दिया, और विद्रोह क्यों असफल हुई। आखिर उस समय इतनी क्रांति हुई तो फिर असफल होने के क्या कारण थे। विद्रोह के बाद और विद्रोह के समय अंग्रेजों की क्या स्थिति थी, इन सारे बातों का हम लोग क्रम से इसमें चर्चा करेंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो बहुत मजेदार होगी, आप उसको देखते रहिए आराम से, सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगी साफ साफ। ठीक है, चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्रांति के कारण। क्रांति के कारण से पहले हम थोड़ा सा समझ लें कि क्रांति जो हुई थी, इसके पीछे कई कारण थे, और उनमें नंबर 1 पर है राजनीति कारण। ये लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी, ये दोनों की जो विस्तारवादी नीति थी, इसी कारण क्रांति हुई। क्रांति का मेन जो भूमिका निभाया, उसमें कौन निभाया? तो लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जब भारत का वाइसराय बनकर आया, गवर्नर जनरल, तो उसने भारत में एक नीति लागू की जिसका नाम रखा सहायक संधि। क्या नाम रखा? सहायक संधि। इसमें क्या होता था कि कोई भी जो भारतीय शासक थे, उसको वो समझाइए एक तरह से चेतावनी दिया कि या तो तुम हमारी सेना को रखो, और नहीं तो तुम हमसे युद्ध करो। सीधा सीधी बात। अब देसी राजा जो भी थे, वो डर गए कि अंग्रेज से लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। अंग्रेज के पास विशाल शक्ति थी, आधुनिक हथियार थे, तो वह समझ गया कि हम हार जाएंगे तो हमारी राज्य तो चली ही जाएगी। सहायक संधि में क्या था कि जो अंग्रेजी सेना उसको उसे रखना पड़ता था। अंग्रेजी सेना को, जाओ सोनाली को कहो रिचार्ज करेगा, सोनाली के मोबाइल में है।
अंग्रेजी सेना है, उस अंग्रेजी सेना को रखना पड़ता था, और अंग्रेजी सेना का खर्च कौन देगा? तो जो राजा थे, राजा देगा। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बदले में जो सहायक संधि होती थी उसमें शर्त रखा जाता था। शर्त क्या होता था? कि राज्य को बाहरी और भीतरी सुरक्षा अंग्रेज करेगा। बाहरी और भीतरी सुरक्षा कौन करेगा? अंग्रेज। राजा क्या शर्त मानता था? कि किसी भी कंपनी को अपने राज्य में नहीं रखेगा अंग्रेज के अलावे, और बहुत सारी शर्तें। अब उस समय हुआ क्या, सो समझिए कि सबसे पहले हैदराबाद का ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सबसे पहले किस राज्य ने सहायक संधि स्वीकार किया था? तो हैदराबाद के जो निजाम थे, सबसे पहले उसने स्वीकार किया था। ठीक है, इसके बाद सतारा, इसके बाद सूरत, ऐसे करके क्रम क्रम से बहुत सारे राजाओं ने उनके सहायक संधि को स्वीकार कर लिया है। तो लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन वहां के जो देसी राजा थे, भारतीय राजा, उनके मन में उसके प्रति आक्रोश था। ठीक है, जो उस समय फूट नहीं रहा था, लेकिन आक्रोश था। क्यों? कि लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या कहा कि या तो हमारी सहायक संधि स्वीकार करो, और नहीं तो लड़ाई करो। अब हमारे पास शक्ति नहीं थी तो हम चुप रह गए, सोचे कि मौका मिलेगा तो बता देंगे। अब गाना वाला मौका नहीं, फिल्म वाला। चलते हम लोग डलहौजी। डलहौजी जब 1848 में वायसराय बन करके आया तो उसने एक अलग नीति निकाली, कहा हड़प नीति। उसका नाम क्या नाम रखा उसने? उसने कहा कि जितने देसी राजा हैं, अगर उसे अपना कोई राजा नहीं, मतलब बेटा नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस राजा के बाद उस राज्य को कंपनी राज्य में मिला लिया जाएगा। इत्तेफाक संयोग की बात थी, उस समय बहुत ऐसे राजा थे जिसके पास अपना कोई बेटा नहीं था, जिनमें झांसी की कहानी आपने सुना ही होगा। सबसे पहले याद रखिएगा, सतारा ने स्वीकार किया था। सतारा को सबसे पहले 1848 में उसको मिलाया गया था। याद रखेंगे, परीक्षा में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, सबसे पहले किस राज्य को हड़पा गया? सतारा को। और सहायक संधि किसने स्वीकार किया? तो हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि में कौन? हैदराबाद के निजाम। और हड़प नीति में कौन? सतारा, 1848 में। ठीक है, 1853 में झांसी को, याद रखिएगा 1853 में झांसी कब हड़प नीति के तहत आ गई थी? 1853 में। वो आगे हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा। चलिए, अब इन दोनों ने 1857 के क्रांति के मेन नायक थे। इन्हीं दोनों के कारण क्रांति हुई थी। कोई दिक्कत? इन दोनों ने कौन कौन नीति निकाली? सहायक और हड़प, जिसके कारण देसी राजा बिल्कुल इसके विरुद्ध हो गए थे। ठीक है, चलते हैं। दूसरा कारण था जमींदारों में असंतोष। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जमींदारों पर लगाया गया था कौन सी नीति? अस्थाई बंदोबस्त, जिसके कारण उसे अधिक से अधिक कर देना पड़ता था। कर नहीं देने की स्थिति में जमीन को क्या कर दिया जाता था? नीलाम कर दिया जाता था। अब ऐसी स्थिति में जमींदार में भी क्या था? आक्रोश था। बहुत सारे जमींदार की जमींदारी नीलामी हो गई थी, जिसके लिए जमींदार भी उससे क्या थे? नाखुश थे। तो दो। तीसरा हुआ था सैनिकों में असंतोष। सैनिक राजनीति कारण में, सैनिक में क्या असंतोष हुआ? देखिए, अब जितने राज्य थे, जैसे हैदराबाद रखिए, सूरत रखिए, वहां पर अपना राजा, अपना सेना उसका था, और अंग्रेजों ने क्या कहा? तुम्हें हमारी सेना रखनी पड़ेगी, तो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा हम करेंगे। तो राजा को अपनी सेना की आवश्यकता ही नहीं पड़ी ना, उसको अपनी सेना की क्या जरूरत थी? अंग्रेज जब सुरक्षा लेने का समझ जाए, जैसे अभी देखिए, अभी क्या है कि दुनिया के जितने देश हैं सबके पास अपनी अपनी सेना है, लेकिन जापान के पास अपनी सेना नहीं है। जापान के पास कौन सेना है? तो अंग्रेजी अमेरिकी सेना। अमेरिका उसके बाहरी और भीतरी सुरक्षा का प्रबंध रखता है। ठीक है, वहां पर सेना कहाँ का रहेगा? अमेरिका का ही रहता है अभी तक वहां पर। तो उसको अपनी सेना की जरूरत नहीं थी। ठीक उसी तरह से बहुत सारे राजा जो सहायक संधि स्वीकार किए, वो सेना को क्या कर दिए? अपनी सेना को छोड़ दिए। अब उस सेना जो निकल गया राज्य से, जिसकी नौकरी खत्म हो गई, वो लोग क्या हो गए? असंतुष्ट हो गए, अंग्रेज के खिलाफ हो गए कि एकरे चुट्टा के मारल हमरा का हो गया है, नौकरी छूट गया है। ये थे राजनीतिक कारण। राजा भी क्रुद्ध, जमींदार भी क्रुद्ध, और सेना भी क्रुद्ध। क्लियर? चलते हैं इसके दूसरे कारण देखते हैं। दूसरा है आर्थिक कारण। अब होता क्या समझिएगा, आर्थिक का मतलब होता है आमदनी।
अब गरीबी आई है तो गरीबी किसके कारण आई? तो अंग्रेज के कारण। कैसे? तो हमने बताया था जब अंग्रेज भारत में आए तो उस समय क्या कि जितने भी जमीन थे उस पर अधिक से अधिक कर लगा दिए, जितने उद्योग थे उस पर कर लगा दिए, हस्त उद्योग उस पर कर लगा दिए, माने जो भी काम करिएगा आपको टैक्स देना पड़ेगा। परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे जो हमारे किसान थे वो गरीब होने लगे, क्योंकि फसल का उत्पादन हुआ चाहे नहीं हुआ उनको कर तो देना पड़ रहा था। अब कर देने के कारण वो क्या करते थे? देखिए, भारत में अंग्रेजों में व्यापार की तहत आई थी, लेकिन जब वो कर लगा दिया, अधिक से अधिक कर वसूलने लगे, तो किसान और जमींदार बटाईदार सबकी स्थिति क्या होने लगी? खराब होने लगी, क्योंकि सब कर जमा करता था। अनाज का उत्पादन हुआ चाहे नहीं हुआ कर तो आपको देना पड़ेगा। अब परिणाम हुआ वो कर्ज उठाते थे, कर्ज की उधर चुकताई, इधर कर देना है, ऐसे करते धीरे धीरे वो सब गरीब होना शुरू कर दिए। और इसका दोष किस पर गया? अंग्रेज पर, कि ये अंग्रेज के कारण ही आज हम लोग क्या हैं? गरीब। दूसरा कारण क्या हुआ कि भारतीय उद्योग धंधा धीरे धीरे क्या होने लगी? चौपट। कारण क्या था समझिएगा, कि अब उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति के कारण वहां का सामान सस्ता बनता था, सुंदर होता था। हमारी हाथ की सामान बनती थी, क्योंकि हम लोग हस्त उद्योग चलाते थे, तो हाथ का सामान महंगा होता था। अब हमारे पास उतनी सस्ता सामान नहीं बनता था, हमारा विश्व बाजार में हमारी सामान नहीं बिकती थी, अंग्रेजों का सामान आसानी से बिक जाता था। तो हमारा उद्योग धंधा भी क्या हो गया? जितना बड़ा उद्योग था हमारे यहाँ वो भी बंद होने लगा, क्योंकि अंग्रेज हमारे उद्योग पर बहुत ज्यादा कर लगा दिया। उसका सामान आता था, कुछ नहीं टैक्स लगता था, हमारे देश में रह करके वो हमारे सामान बेचता था, लेकिन उसको कर नहीं देना पड़ता था, तो उसका क्या हो गया? सस्ता। हम अगर जाते थे सामान बेचने के लिए तो हमारे सामान पर क्या लग जाता था? टैक्स। टैक्स लगने के कारण उसकी कीमत क्या हो जाती थी? बहुत बढ़ जाती थी। जैसे मान लीजिए एक दवा आप खरीदते हैं 100 का, जानते हैं 100 प्रिंट का जो सामान है ना वो कितना लागत में बनता है? मात्र 8 रुपया में बन जाता है। अब आपके दिमाग का घूम गया होगा, अरे वाह ये कैसे हो गया भाई, 8 रुपया का चीज 100 में हम कैसे खरीद रहे हैं? वो सब सरकार का टैक्स है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है। हम जो कोई हमारे यहाँ भी जो उत्पादन होती है ना, हम जो खुद बनाते हैं बहुत कम लागत में बनती है, ठीक है, और उसको मार्केट में बिकता है तिगुना रेट में, समझ रहा है। तो अंग्रेज क्या करती थी? हमारे सामानों पर क्या लगा दिया? कर लगाया। जैसे कर लगाया कीमत क्या हो गई? बढ़ गई। अब हमारा सामान बिक ही नहीं रहा है, तो हमारा उद्योग भी क्या हो गया? तो धीरे धीरे लोगों का काम रोजगार बंद हो गया, खेती में उत्पादन कम हो गई, उसकी आमदनी कम हो गई, ऐसे धीरे धीरे गरीब। और ये सब दोष किस पर गया? अंग्रेजों पर, कि भाई अंग्रेज के कारण ही क्या हो गए? हम लोग गरीब हो रहे हैं। चलते हैं, तीसरा है सामाजिक और धार्मिक कारण। समझिएगा, उस समय क्या हुआ कि भारतीय, ऐसे भी भारतीय लोग अंधविश्वासी लोग ज्यादा हैं। अंधविश्वास, छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, गलती बातों पर विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी अफवाह फैल जाए तो तुरंत, जैसे चोटी कटने वाला अफवाह फैला था कुछ दिन, पूरा गांव में हल्ला हो गया था। सब आप लोग भी घर में सोते होंगे नुका के भाई कहीं रात में चोटिए कहीं काट के ले जाए, नहीं। हम लोग जब बच्चा थे तो एक हल्ला हुआ था काला बंदर वाला, हाँ हाँ, काला बंदर वाला। तो हम लोग तो ऐसे बाहर में सोते थे, हमारी पत्नी कहती है कि हम लोग तो खिड़की यार लगा के सोते थे, उनको खिड़की के एकदम पूरा एकदम अच्छा से लगा लेते थे, भर रात में निकलते यार नहीं थे, अच्छा से बंद रहते थे। कि कोई कह दिया कि सामने वाला उतार पर देख लिए काला बंदर रहे दिन रात में, बस हो गया कहानी खत्म। उसके बाद तो लोग डर के मारे, ठीक है ना। ये होता है अफवाह, इसको क्या कहते हैं हम लोग? अफवाह कहते हैं, और इस पर विश्वास लोग करता है। तो उस समय क्या हुआ, 1857 में भारतीयों में कुछ गलत गलत अफवाह थी और उस पर वो विश्वास करते थे, ठीक। अब अंग्रेज को लगा कि कैसा आदमी है ये लोग, ये तुरंत विश्वास कर लेता है किसी बातों पर। तो दिमाग घुमा अंग्रेजों का कि कैसे ठीक होगा ये लोग का बीमारी, ये गलत बात पर, गलत प्रथा पर, गलत चीजों पर विश्वास करता है ये लोग, ये लोगों में बुद्धि विवेक कम है, तो ये सुधरेगा कैसे? अंग्रेज समझा ये सुधरेगा कैसे? तो ये सुधरेगा तब जब इसको ज्ञान होगा, तब बुद्धि होगा, तब बुद्धि ज्ञान कैसे होगा रे? तो इसको पढ़ाओ। तो कैसे पढ़ेगा ये? तो ये अपने अंग्रेजी शिक्षा यानी कि जो पश्चिमी तकनीक है, शिक्षा, वो पढ़ाइए। ये भारतीय शिक्षा से काम नहीं चलेगा। कौन शिक्षा? पश्चिमी तकनीक वाली शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा। अब अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने क्या किया? भारतीय शिक्षा को बंद करके सब जगह अंग्रेजी शिक्षा शुरू कर दिया। अंग्रेजी शिक्षा जैसे शुरू किया तो भारतीयों को लगा कि अरे ये सब तो हमारा पूरा समाज को नष्ट करने के फिर में लग गया है। देखिए,
सही के लिए काम किया, अंग्रेज ने क्या किया, सही के लिए, लेकिन हम लोगों के दिमाग में क्या आया कि हमारा सामाजिक नीति को क्या कर रहा है, ये भ्रष्ट कर रहा है, हमारी प्रथाओं को गलत गलत कह रहा है। इसके कारण वो लोग इसका विरोध करना शुरू कर दिए। यहां पर देखिए एक गलत मेंशन उन लोगों के माथा में आ गया। चलिए दूसरा कारण ये था, उस समय कुछ धार्मिक कारण भी थे। हमारे समाज में कुछ गलत प्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह बंद था, स्त्रियों में शिक्षा नहीं थी। अब अंग्रेजों ने इस सब को चालू करना चाहा, विधवा विवाह को चालू करना चाहा, सती प्रथा को बंद करना चाहा, और उसने नियम भी लगाया था, याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को बंद कर दिया था। कब? 1826 में, शायद सन यही है, 1826 में बंद कर दिया था लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कानून बना करके। अब भारतीयों को क्या लगा कि हमारी सामाजिक रीति रिवाज को ये क्या कर रही है, भंग कर रही है, इसलिए वो लोग अंग्रेज का क्या हो गए, विरोधी बन गए, कि हमारे समाज को क्या कर रहा है, खत्म करने जा रहा है। विधवा विवाह हमारे यहाँ बंद था, उसको चालू करवाया तो उसको लगा कि हम लोग विधवा को गलत मानते हैं, और ये अंग्रेज जान करके इसको हमारी सामाजिक चीजों को ये प्रभावित कर रहा है ना, इसलिए वो लोग विरोध करने लगे। तो एक शिक्षा के प्रचार और गलत प्रथा को अंग्रेज, देखिए वो किया था सही कारण, अंग्रेज हमारे लिए सही किया था, लेकिन हम भारतीय उसको क्या समझ लिए, गलत समझ लिए। चाहे जो भी हुआ, मन में तो आक्रोश आया ना अंग्रेज के प्रति। चलिए, और धार्मिक कारण भी था। धार्मिक कारण क्या था, सुनिएगा। उस समय क्या था कि अंग्रेज जब आया तो व्यापार करने, लेकिन अंग्रेज कुछ ईसाई लोग आए, पंडित, जो हम लोगों को कहता कि हमारी जो धर्म है वो गलत है, हमारी मान्यताएं गलत है, और सबको प्रोत्साहन देता कि तुम क्या बन जाओ, ईसाई बन जाओ, ठीक है ना। अब अंग्रेज जैसे नियम कानून चेंज किया, सती प्रथा को बंद किया और बाल विवाह को बंद किया, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, विधवा विवाह जोर दिया, तो हम लोगों को लगा कि ये अंग्रेजवा ना हम लोगों को ना क्या बनाना चाहता है, ईसाई बनाना चाहता है, हम ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बस अंग्रेज के वो लोग क्या बनने लगे, वहां से विद्रोह शुरू हो गया। अब आगे चलते हैं, ये थे सामाजिक कारण। अब सैनिक कारण समझिएगा। उस समय क्या था कि अंग्रेजों की सेना जो थी ना वह बहुत कम थी, अब भारतीय सेना की संख्या बहुत ज्यादा थी। लेकिन चाहे भारतीय लोग जो सेना में थे वो खूब बुद्धिमान क्यों ना रहे, खूब हट्टा कट्टा एकदम यंग क्यों ना हो, लेकिन उनको मिलता था पद नीचे वाला, माने जो सेना में सबसे नीचा पद होता था वही मिलता था। अंग्रेज वाला जो है काहे न टेंगरा रहे, नेंगरा रहे, लेकिन वो रहता था अधिकारी, ऊंचा पद मिलता था। भाई एक तो यहाँ पर भेदभाव होता था। अब हमारे मन में नहीं आएगा कि अरे वो देखो टेंगरा है तो वो अधिकारी है, और हम हट्टा कट्टा युवा हैं तो हम, चलिए एक बात। दूसरी बात क्या हुआ कि अंग्रेज के साथ हम लोग कई युद्ध लड़े थे, कई जगह युद्ध लड़े थे, सेना सब अपनी जान की बाजी लगा करके युद्ध को जितवाया था। और ये जो है अंग्रेज, उसको आज तक न कोई पद में उन्नति दिया, न वेतन को बढ़ाया, बस जैसे के तैसे, अच्छा भोजन नहीं, समय से वेतन नहीं, समय से पोशाक नहीं, फटा हुआ जूते पहने रहो, नहीं। इन सब कारणों से ना सैनिक में असंतोष फैल गया कि हमारी अंग्रेजी सरकार जो है ना वह सही से हम लोगों को ढंग से वैल्यू नहीं देती है, हमारा अपमान करती है। भारतीय सेना को क्या लगा, हमारी अपमान करती है, इसलिए सेना में क्या हो गया, क्या हो गया, आक्रोश फैल गया। ठीक है, समझिएगा। तो हमने पढ़ा राजा में असंतोष, जमींदार में असंतोष, सेना में असंतोष, सामाजिक लोगों में असंतोष। क्लियर? इस सब लोग असंतोष थे किससे, अंग्रेजों से। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, तत्कालिक कारक। ठीक है, जो पाठ का सबसे महत्वपूर्ण है वो तत्कालीन कारक है। 1856 में अंग्रेजों ने एक लंबी मार करने वाली राइफल निकाली थी, जिनका नाम था, याद रखिएगा, एनफील्ड राइफल। ऑब्जेक्टिव में पूछता है अंग्रेजों ने 1856 में कौन सी राइफल निकाली थी, उसका नाम है एनफील्ड राइफल, जो लंबी दूरी तक मार करती थी। अब इसमें क्या होता था, कारतूस भरने के लिए जो कारतूस यानी गोली होती थी ना, गोली के ऊपर चमड़ा का कवर लगा रहता था, जिसको दांत से काट करके तब उसको कारतूस भरना पड़ता था। क्लियर? जैसे अब देखे होंगे बहुत सारा बम होता है कि अब हाथ में लीजिए और उसमें पिन रहता था, पिन दांत से खींचे, पिन को फेंकिए,
ठीक है। तो ऐसा वाला समझिए एक तरह से। तो वो कारतूस में था, दांत के से उसको काटना पड़ता था, तब उसमें गोली भरना पड़ता था यानी बारूद, और तब मारना पड़ता था। अब वो कारतूस जो आया नया वाली, उसमें चमड़ा का लगा हुआ था, खोला माने कवर पॉलिश। भारतीय सेना में ये अफवाह फैल गया कि अंग्रेज हम लोगों का धर्म नष्ट करना चाहती है। भारतीय जितने सेना है, जो हिंदू हैं उनके लिए गाय के चर्बी का, और जो मुस्लिम है उसके लिए सुअर के चर्बी का ये गोली कारतूस बन करके आया है। और जब हम उसको दांत से काटेंगे तो हमारा धर्म क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ये अफवाह भारतीय सेना में फैल गया और इसको तनिक सा हवा भी मिल गया। हवा क्या मिला? एक बार की बात हुई कि एक पारसी व्यापारी थे, पारसी, उसको अंग्रेजों ने पकड़ लिया, व्यापारी को। व्यापारी बड़ा मनाया उनाया, लेकिन अंग्रेजवा माना नहीं, कहा नहीं तुम्हारी तो दुकान बंद ही होगी। पारसी कहा अच्छा ठीक है, तो हम इसका व्यवस्था करते हैं। वो क्या किया, कुछ ब्राह्मण जो थे माने सेना में, क्योंकि उस समय ज्यादा सेना में ना या तो ब्राह्मण थे या ठाकुर थे, ठीक है, राजपूत, वही सेना में भर्ती, कम लोग दूसरा जाति के होते, ज्यादा वही लोग भर्ती होते थे। उसमें से कुछ सेना को ले लिया वो पारसी जिससे पहचान थी, और उसको ले गया, कहा देखो कारतूस बनता है, चलो बताते हैं कहाँ। वहां गया तो देखा कि बहुत सारे जानवरों के खाल करके रखे हुए हैं, और कुछ चर्बी जो है उबल रहा है। चाहे किसी काम के लिए उबल रहा हो, लेकिन वो दिखा दिया बात देखो उबल रहा है। वो आया, अपने सारे साथियों को कह दिया, अरे यार वहां जो गोली बनता है ना, पूरा तो जानवरे का चमड़ा पूरा भरा था, कारतूस उसी से बनता है, हम देख करके आए फलन में जगह पर। अब वो दूसरे को कहा, तीसरे को कहा, कहते कहते पूरा क्या हो गया, हल्ला हो गया पूरा। तीसरा हुआ कि एक बार एक बघी, बघी समझ रहे हैं, टमटम, टमटम पर गोली लदी आ रही थी डलिए में, जो उसको क्या कहते हैं, ठोंगा कहिए समझिए। बघी का चक्का खुल गया, गोली गिरा, एक कुतवा आया, गोली को उठाया लेके चल गया, अब बैठ के उसको नोच नोच के खा रहा था, चमड़ा का लगा हुआ था। भारतीय में ये विश्वास फैल गया कि वो चमड़ा का ही बना हुआ है, तभी तो कुत्ता खा रहा है। अब यहां से लोगों में असंतोष की भावना फैल गई। एक दिन की बात हुई, क्या समझिएगा, अंग्रेज में यह सब धर्म नष्ट करने के लिए ऐसा मानता, मतलब उन लोगों को समझ में आया। अब क्या होता समझिएगा, एक मंगल पांडे नामक एक ब्राह्मण सैनिक थे, मंगल पांडे नामक, वह कारतूस छोड़ने से इनकार कर दिया। कहा भाई हम कारतूस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम पांडे हैं, ब्राह्मण हैं, हम छोड़ते हैं तो हमारा धर्म क्या होता है, नष्ट होता है। अधिकारी ने सजा दे दिया। इस पर उन्होंने क्या किया, उनकी हत्या कर दी। मैंने समझिए एक तरह से ऐसे कि वह कारतूस कहा छोड़ने के लिए, वो कहा हम नहीं छोड़ेंगे। अंग्रेज हंटर चला दिया, डंटा मार दिया उनको। अब चोट लगता है तो किसको दर्द नहीं होता है, दर्द लगा तो कहा कि दर्द, वो कारतूस हाथ में था ही, बंदूक हाथ में था, छोड़ा है धर के उसी को मार दिया ढिसका, और जाओ। अब जैसे अधिकारी की हत्या हुई, मंगल पांडे बेचारे भाग गए, लेकिन उनको पकड़ के फांसी की सजा दे दी गई। अब फांसी की सजा हुआ ना, जितने भारतीय सेना थे उसमें आक्रोश आ गया कि अगर हम लोग नहीं छोड़ेंगे तो हम लोगों को भी फांसी का सजा होगा ना। ये लोग बगावत कर दिए। ये घटना कहाँ की थी, तो याद रखेंगे, मेरठ छावनी, मेरठ उत्तर प्रदेश में था। ऐसे बिहार के बैरकपुर में था, लेकिन मेरठ से हुआ, शुरू हुआ था, ठीक है ना, मेरठ, बिहार के मेरठ से, ठीक है, पहले बिहार में था। चलते हैं, तो मेरठ कहां से शुरू हुआ था, याद रखिएगा, कहां का हुआ सैनिक था, मेरठ बैरकपुर का, क्लियर। और वहां से वो उसने क्या कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया। विद्रोह, इसके अलावे कुछ बातें और थी, समझिएगा। क्रांति के फैलने का कारण, क्रांति तो शुरू हो गई 1857 में, मंगल पांडे के बाद क्रांति क्या हो गई, शुरू हो गई। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा सुनते हैं, इससे पहले एक और घटना थी। 1757 में क्रांति हुई थी जिसका नाम था प्लासी की लड़ाई, ठीक है। प्लासी की लड़ाई में कौन जीत गया था, अंग्रेज, और हमारे सिराजदौला क्या हो गए थे, हार गए थे। तो उस समय कुछ जो ज्योतिषी थे ना, ये भविष्यवाणी की, 1857 की घटना है, उस समय में आसपास में कुछ ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया कि ऐसा, हमारी ज्योतिषी कहता है कि अंग्रेजों की जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, उसके 100 वर्षों बाद अंग्रेज यहां से क्या हो जाएगा, हार जाएगा, भाग जाएगा। तो हम क्रांतिकारी जितने थे, मन में और भावना जगी, अरे भविष्यवाणी में ऐसा लिखा हुआ है, और 1757 से 100 वर्ष, 1800 क्या बन रहा है, 57 बन रहा है। अगर हम अभी युद्ध करेंगे तो अंग्रेज को क्या कर सकते हैं, भगा सकते हैं, नहीं भगा सकते हैं। उनकी भविष्यवाणी सही होगी,
इस भावना को लेकर के वो लोग क्या कर दिए, क्रांति और जोर पकड़ा दिए। समझ रहे ना, भविष्यवाणी पर भी, क्योंकि भारतीय लोगों को तो ऐसा विश्वास होता है ना, विश्वास कर लिए और उसके बाद उसने क्या कर दिया, क्रांति को जोर पकड़ा दिया। ठीक है, चलिए तो क्रांति शुरू हुई। थोड़ा सा हम विलय नीति बता ही दिए थे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। विलय नीति में क्या था कि अंग्रेज जो अगर से राज्य विलय नीति यानी सहायक संधि को स्वीकार करता, तो अंग्रेज क्या कहते कि तुम्हारी बाहरी और भीतरी सुरक्षा हम करेंगे। हैदराबाद निजाम क्या किया था, वो मराठा से डरा हुआ था। किससे डरा हुआ था, मराठा से। उसको डर था कि मराठा हम पर अधिकार कर लेगा, तो इसलिए उसने जल्दीबाजी में किसे संधि कर लिया, अंग्रेज से, कि अंग्रेज हमारी सुरक्षा करेगा, राजा तो हम रहबे करेंगे ना, राजा थोड़ी हरता था, राजा तो हम रहबे करेंगे, अंग्रेज केवल सेने न रखना है, अगर मराठा हम पर अधिकार कर लिया तो हमको तो मारिए देगा, नहीं मार देगा। इसीलिए हैदराबाद जल्दीबाजी में गलती से किससे सहायक संधि स्वीकार कर लिया था, अंग्रेज से। अब अंग्रेज उसका बाहरी और भीतरी दोनों शर्त को स्वीकार करता था कि भाई तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। अब राजा क्या क्या शर्त स्वीकार करता था, देखिए, वह अंग्रेज को छोड़कर किसी भी विदेशी लोगों को अपने राज्य में नौकरी नहीं देगा। राजा का यह शर्त होता था कि अगर आप सहायक संधि स्वीकार कर लिए हैं तो फिर किसी विदेशी लोगों को आप अपने राज्य में ना तो व्यापार करने देंगे, ना ही किसी को नौकरी देंगे। नंबर दूसरा, सैनिक का खर्च कौन देगा, राजा देगा। जैसे हैदराबाद के निजाम जब स्वीकार कर लिया तो अंग्रेज ने अपनी सेना वहां दिया, वो अंग्रेज सेना का खर्चा वेतन सब कौन देता था, राजा देता था। कितना, तो 24 लाख सालाना देता था, 24 लाख अंग्रेज को मिलता था सेना के खर्च के लिए। ठीक है, चलिए, इसके अलावे कंपनी का आदमी, ध्यान देंगे, कंपनी का आदमी यानी एक व्यक्ति राजा के राज दरबार में रहेगा, जो राजा की गतिविधि पर नजर रखेगा। माने हमारा एक आदमी तुम्हारे घर में रहेगा कि तुम हमारे खिलाफ तो कुछ काम नहीं कर रहे हो ना, इसकी जांच करने के लिए अंग्रेज का एक आदमी रहता था वहां पर, जिसको आप कलेक्टर कह सकते हैं, चाहे जो भी कहिए। तो राजा का हर गतिविधि पर वह नजर रखता था, काम करता अंग्रेज का, लेकिन रहेगा कहां, राज्य में, और सब खर्चा कौन देगा, राजा देगा। तीसरा, राजा के आज्ञा के बिना, सॉरी, अंग्रेज के आज्ञा के बिना कोई भी व्यापारी से संबंध नहीं बनेगा। माने राजा जो है ना, अब किसी के साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं बनाएंगे। साथ में राज्य के भीतर कोई भी झगड़ा होगा उसका पंचायती कौन करेगा, अंग्रेज करेगा। अब कहेगा सर जी झगड़ा का मतलब नहीं समझे, जैसे अभी देखिए ना, अब एक राजा हटा, उसके 4 बेटे हैं, अगर चारों बेटे आपसे संघर्ष करना शुरू कर दे तो फैसला कौन करेगा, अंग्रेज करेगा कि कौन राजा होगा। और राजा के साथ जिस बेटा का संबंध अच्छा होता तो उसी को वो राजा बनाता। नहीं, मैंने इस तरह की कई बातें थी जिसको स्वीकार करना पड़ता था। चलते हैं, हड़प नीति तो बता ही दिए थे। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग विद्रोह का स्वरूप देखते हैं कि विद्रोह हुआ तो कैसे कैसे कहां हुआ, समझिएगा। अंग्रेज इसे सैनिक विद्रोह कहते हैं, सुनिएगा, अंग्रेज इसे क्या कहता है, सैनिक विद्रोह, लेकिन हम इसे कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई और जन विद्रोह कहते हैं, क्योंकि इसमें जनता लोग भाग लिया था, आम जनता भी था इसमें, जैसे किसान कुछ लोग भाग लिए थे, कुछ जाति विशेष के लोग भाग लिए थे, जैसे मुंडा चोली सब लोग भाग लिए थे, ठीक है ना। सामान्य राजा भाग लिया था, जमींदार भाग लिया था, सेना भाग लिया था, नहीं लिया था, तो बहुत सारे जाति न हुआ। अब देखिए, सेना विद्रोह होता तो केवल एगो सेना लड़ती, राजा को लड़ने की क्या जरूरत थी, जमींदार को लड़ने की क्या जरूरत थी, फिर आम लोगों को लड़ने की क्या जरूरत थी। लेकिन यहाँ तो आम जनता भी लड़ा था ना, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, जन विद्रोह। लेकिन अंग्रेज इसका क्या नाम रख दिया, सैनिक विद्रोह कर दिया। क्लियर, क्योंकि सैनिक में असंतोष था और भारतीय इतिहास में ज्यादा अफवाह नहीं फैले, इसलिए उसने नाम रखा इसका सैनिक विद्रोह। लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई या जन विद्रोह। ठीक है, चलते हैं, इस जन विद्रोह का आंदोलन हो गया, समझ गए। 29 मार्च 1857 को 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध युद्ध कर दिया और उसे नियंत्रित कर लिया गया। पहले तो वहीं कर दिया, बैरकपुर में ही उसने क्या कर दिया था, 29 मार्च 1857 में लड़ाई कर दिया था। ठीक है, तो वहां पर उसको नियंत्रित कर दिया और उसको भेज दिया गया मेरठ। कहां भेज दिया गया, अब मंगल पांडे को बैरकपुर से कहां भेज दिया, मेरठ। मेरठ गया तो 29 मार्च के बाद 10 मई 1857 को
बैरकपुर की छावनी से मंगल पांडे चले गए थे मेरठ, यहाँ पर मेरठ होगा, वहां जाकर के फिर उसने युद्ध की शुरुआत कर दी। अभी जो बताए गोली मार दिया था, वो अभी कहाँ था? मेरठ में था। पहले था बैरकपुर में, बाद में कहाँ चला गया वो? मेरठ। और वहीं उसकी गोली मार करके उसने अधिकारी की हत्या कर दी। हत्या जो कर दिया ना, इसके विरोध में आंदोलन शुरू हो गया। बिहार के आरा के जगदीशपुर के जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में महान नायक कहा जाता है। ये 27 जुलाई को आरा पर अधिकार कर वहां के शासक घोषित कर दिया और अंग्रेजों को डनवर के साथ युद्ध हुआ, जिसमें पटना पुस्तक विक्रेता पीर अली के युद्ध की सक्रिय भाग लिया। समझिएगा कहानी क्या हुआ कि 1857 में, कब? तो 10 मई को मंगल पांडे ने एक अधिकारी की हत्या कर दी, जिसके बाद युद्ध की शुरुआत हुई। जितने सेना थे, जितने भारतीय सेना थे, सब विद्रोह कर दिया। और ये विद्रोह छोटा नहीं था, उस सारा सेना पहले तो पूरा समझिए एक तरह बिहार में अंग्रेजों को हरा करके ये उत्तर प्रदेश चला गया। उत्तर प्रदेश में झांसी, कानपुर, ठीक है ना, इस सब पर अंग्रेजों का अधिकार था। अंग्रेज का अधिकार कैसे था? तो अभी हमने बताया था, कौन नीति? सहायक संधि। तो सहायक संधि स्वीकार कर लिया था कौन? झांसी की रानी भी, नाना साहब भी, ठीक है ना, ये सब सहायक संधि स्वीकार किए हुए थे। तो ये लोग जो है ना, बिहार को जीतते हुए सेना कहाँ चला गया? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी इसको क्या कर दिया? वहां पर से सबको हरा दिया, ठीक है, अंग्रेज को। और यहां से ये लोग फिर चले गए विद्रोही कहाँ? दिल्ली। और दिल्ली जाकर के आप बहादुर शाह द्वितीय से मिल गए और वहां पर दिल्ली में बहुत सारे अंग्रेज की हत्या कर दिए। यानी पूरा समझिए तो एकदम आंदोलन खूब तेज हो गया। सारा सेना जो है ना, सब विद्रोह कर दिया, पहुंच गया बिहार से कहां? दिल्ली पहुंच गया। अब इधर का तो भाई जितना बहुत सारा सेना तो अंग्रेजी मर गया। अंग्रेज को लगा कि अब तो भाई अनियंत्रण हो गया है। तो अंग्रेज की सेना कुछ पंजाब में थी, अंग्रेज पंजाब की सेना को बुलवा लिया, अपनी सेना को, समझ रहे ना, और फिर से बारी बारी से सब जगह पर कब्जा करना शुरू कर दिया। क्यों हारे? कैसे वो हमारी हार हो गई इतनी शक्ति के बाद? वो देखेंगे हम जब कारण में। फिलहाल समझिए कि हम लोग जब लड़ रहे थे तो हमारी जो सेना थी कहां पहुंच गई थी अब तक? जीत करके दिल्ली। और उनको मदद कौन कौन कर रहा था? तो मदद कर रहे थे बाबू वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह द्वितीय। ये लोग जो देसी राजा थे, ये लोग इनकी मदद कर रहे थे। तो थोड़ा पहले हम लोग वीर कुंवर सिंह को देख लेते हैं। ये आरा जगदीशपुर के थे। कहां के थे? आरा जगदीशपुर के। ये जमींदार थे, ठीक है। उन समय इनकी उम्र 80 वर्ष की थी और जमींदार थे, तो अंग्रेज उस समय जमींदारी इनकी छीन रही थी। ये लोग अंग्रेज से लड़ने के लिए जानते थे कि अंग्रेज से लड़ना पड़ेगा हमको। 1 लाख सेना के लिए 1 साल की रसद सामग्री और युद्ध सामग्री ये अपने राज्य में जमा कर लिए थे, ठीक है। और अंग्रेजों से लड़ाई छेड़ दिए। उसी समय पटना के एक रहने वाले थे किताब विक्रेता पीर अली। ये थे किताब विक्रेता, समझ रहे ना, लेकिन अंग्रेज के खिलाफ इनके मन में बहुत आक्रोश। देखिए कोई बड़ा क्रांतिकारी या बड़ा राजा नहीं थे, ये सामान्य लोग थे, किताब का विक्रेता थे। और ये अपने किताब की दुकान पर ना ऐसा ऐसा किताब बेचते थे जो अंग्रेज के खिलाफ बोलता था। किताब नहीं, बहुत सारे लेखक का किताब ला ला करके आई पटना में बेचते। अंग्रेजवा को मालूम हो गया कि अरे पटना में वो किताब विक्रेता है ना पीर अली नाम का, वो बहुत खतरनाक आदमी है, वो ऐसने किताब बेचता है कि जिस किताब में अंग्रेज के खिलाफ लिखल होगा, ठीक है। अंग्रेज को पकड़ने के लिए आदमी को भेजा, लेकिन पीर अली फरार हो गया, ठीक है। पीर अली भाग गया, लेकिन धोखे से इसको पकड़ लिया गंगा घाट पर। पीर अली को इनकी फांसी की सजा दे दी गई, ठीक है। अरे भाई आप हथियार से लड़िए चाहे किताब से लड़िए, लड़ाई तो हुई थी ना। चलिए, बाबू वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के साथ लोहा लिए। वहां उनके साथ एक डनवर नामक का एक अधिकारी गया था लड़ने के लिए, उसको हरा दिए, जीत लिए। लेकिन फिर पीछे से दूसरा अधिकारी आ गया, जब बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ लड़ाई हो गई, जिसमें बाबू वीर कुंवर सिंह को लगा कि अब हम हार जाएंगे, तो ये यहाँ से भाग गए, ठीक है। अपने जगदीशपुर से क्या हो गए? भाग गए। और भाग करके चले गए कहाँ? उत्तर प्रदेश चले गए, ठीक है। और उत्तर प्रदेश गए, वहां पर कुछ दिन ठहरे। ठहरने के बाद वापस जब लौट रहे थे, तो लौटने के क्रम में फिर अंग्रेजों ने घेर लिया, ठीक है। जैसे घेर लिया, पीछे से इनको अंग्रेजों ने तोप लगा दी, यानी गोली जो इनकी बाह में लगी। ये बाई बाह को काट करके गंगा को अर्पित कर दिए और चले आए अपने घर आरा जगदीशपुर। वहां आए, अंग्रेजों का अधिकार पहले से था पहरा उनके घर पर। वो क्या किए, उससे लड़ करके उसको हरा दिए, अंग्रेज को हरा करके, और उसकी झंडा को हटा करके अपनी झंडा फहरा लिए। लेकिन
हाथ कट गया, रक्त हो गया, बहुत ज्यादा बह गया उनके हाथ से, जिसके कारण क्या हो गया, इनके अगले दिन यानी 2 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए, बाबू वीर कुंवर सिंह की आपने देखिए कि कैसे, लेकिन वो किला पर फिर से वापस अधिकार कर लिया था, और अंग्रेज ने फिर से क्या किया, उनके किला पर, जब बाबू वीर कुंवर सिंह मर गए तो उनकी किला पर फिर से क्या कर लिया, वो अधिकार कर लिया। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अगले दिन झांसी की रानी ने क्या क्या सहयोग दिया, कैसे वो काम करी, फिर नाना साहब, बहादुर शाह जफर द्वितीय और तात्या टोपे किस तरह से सहयोग दिए थे, ये हम लोग कल देखेंगे। तो आशा करते हैं आपको इतनी समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।